कि कोई डुबो देता है नाम तक खानदानों का, तो किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है। कि कोई डुबो देता है नाम तक खानदानों का, और किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है। और ये तुम्हारी शख्सियत से सबक लेगी आने वाली नस्लें, और तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये आने वाली नस्लें। मंजिल पे वही पहुंचता है जो अपने पांव चलता है। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th के टॉप 84 एमसीक्यूज एसएसटी के, और वादा करता हूं इसमें से आपके 30-35 मार्क्स आराम से बन जाएंगे। अब आप वो पूछोगे कि कैसे, क्योंकि एमसीक्यूज तो आपके कम ही आते हैं, एमसीक्यूज तो 20 नंबर के आते हैं। लेकिन अगर मैं एमसीक्यूज करा रहा हूं, सपोज दैट 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, तो क्या इनसे सिर्फ एमसीक्यूज कवर होगा? तो नहीं, आपका इसमें से वेरी शॉर्ट भी हो जाएगा, कुछ हद तक शॉर्ट भी हो जाएगा। वेरी शॉर्ट की वीडियो कल आ जाएंगी, वो देख लीजिएगा। तो ये मत बोलिएगा कि सिर्फ इसमें से एमसीक्यूज होता है, इसमें से एमसीक्यूज भी होगा, एंड देखो इसमें से होगा क्या क्या आपका। अगर देखोगे तो अब 20 नंबर का आपका एमसीक्यूज आता है, तो एमसीक्यूज तो इसमें से कर ही लोगे, साथ में इसमें से वेरी शॉर्ट भी कर लोगे। क्या कर लोगे? वेरी शॉर्ट। एंड इसी के साथ में आप इसमें से शॉर्ट भी कर लोगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। एंड साथ में कुछ हद तक आपको लॉन्ग लिखने का आइडिया भी हो जाएगा। एंड अभी एक वीडियो में अपलोड किया है, उसको जाके देखना कि आपको टॉप 5 क्या मिस्टेक नहीं करनी है अपने बोर्ड एग्जाम में, जिससे अगर आपको क्वेश्चन में 30% भी आ रहा होगा तो आपको 90% नंबर मिलने के चांस रहेंगे। वो गलतियां अवॉइड कर देना, वो गलतियों को छोड़ देना, ठीक है? वो गलतियां मत करना। तो वो वीडियो देख लेना। चलो शुरू करते हैं, और इस वीडियो को आप 40 से 50 मिनट देख लो, आराम से आपका नंबर बन जाएगा यार। इतना हलवा नहीं है जितना बना दिए हैं ये लोग 10th को। तो चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग पोर्शन लेते हैं हिस्ट्री का। सबसे पहला पोर्शन हम लोग लेते हैं हिस्ट्री का, और हिस्ट्री से शुरुआत कर देते हैं बजरंगबली का नाम लेकर के। देखो ठीक है, हिस्ट्री से अगर देखोगे तो 5-5 क्वेश्चन का बेसिक कॉम्बिनेशन रहता है। 5 हिस्ट्री से, 5 जियोग्राफी से, 5 सिविक्स से, 5 इकोनॉमिक्स से। तो ऐसे रहता है, आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन 1871। जो हमारा 1871 में था, जर्मन का एम्परर कौन था प्रोक्लेम किया था? तो सिंपल सा है, अगर देखोगे तो विलियम फर्स्ट नहीं, विलियम सेकेंड, और फ्राइडरिच विथलिन, एंड फोर्थ अब कह लो विक्टर। तो इसमें आंसर हो जाता हमारा विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट ही था जो क्या था? प्रोक्लेम्ड एट वर्सेटाइल में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बुलाया गया था, उसका रीजन क्या था? सिंपल सा है, क्योंकि मान ही नहीं रहे थे। नॉन कोऑपरेशन मतलब क्या था? पहले क्या था कि इंडिया के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देते थे, और इसी वजह से ब्रिटिश वाले रूल कर पाते थे। जैसे हर जगह पे आर्मी में, उनकी उस फौज में भी इंडियन शामिल हो जाते थे। साथ में वो लोग जो बोलते थे, जैसे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार पे बोले तो वहां चले गए, कपड़ा उनको बेच देते थे, उनके लिए फसल उगाते थे। तो गांधी जी ने क्या बोला था कि अब हमको अंग्रेजों के खिलाफ रहना, अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करना, तो नॉन कोऑपरेट करना है। तो इसका मेन रीजन क्या था? जलियांवाला बाग तो था नहीं, और ये डेट याद रखते रहना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका मेन रीजन था हमारा चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था, वो मेन रीजन था। उससे सारे लोग गुस्सा हो गए थे, और उन्होंने डिसाइड किया था कि अब हमको कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और साथ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ है ये कमेंट करके तुम लोग बता देना, ठीक है? मैं नहीं बता रहा। एंड साथ में जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ है, कहां पे हुआ है? अमृतसर में हुआ है। लेकिन ये कब हुआ है, ये डेट याद रखना, और कमेंट करके सब बता देना, क्योंकि तुम लोग करते नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। कौन सी ट्रीटी ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया था? तो ट्रीटी ऑफ वर्सलटाइल नहीं, ट्रीटी ऑफ वियना नहीं, ट्रीटी ऑफ लंदन ये तो है ही नहीं। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की जो थी, उसने क्या कर दिया था, और ये कब हुई थी? 1832 में हुई थी। कब हुई थी? ये 1832 में हुई थी, और इसी ने पूरा का पूरा एक ग्रीस को इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी थी, ठीक है? नेशन बना दिया था। नेक्स्ट आता है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। अरे सिंपल सी बात है भाई, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है।
सुभाष चंद्र बोस नहीं लिखी। इनकी बुक याद करके रखना कि इनकी एक एक बुक कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका सिंपल सा हिंद स्वराज हमारी महात्मा गांधी ने लिखा था। नेक्स्ट आ जाता है, और कब लिखा था, अगर ये पूछा जाए तो कब लिखा था, तो ये 1909 में लिखा था। और 1909 में एक और रूल लाया गया था, बट यार अभी तुम लोग उतना नहीं पढ़ो तो क्या ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कौन बनाया था, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू पहला, दूसरा आता है गांधी जी एंड नेहरू, तीसरा आता है भगत सिंह, चौथा आता है बोस एंड पटेल। तो सिंपल सा है, हमारे ये सब तो बनाए नहीं थे, ठीक है, भगत सिंह ने नहीं बनाया था, तो हमारा CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी बनाई थी। और कब बनाई थी बाबू भैया, ये कमेंट कर देना। नेक्स्ट आते हैं असर्सन रीजन के क्वेश्चन, अक्सर पूछते हैं, इस वजह से कुछ रख दिए हैं इसमें। जैसे पहला देखो, द बाल्कन रीजन वाज अ सोर्स ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। जो हमारा बाल्कन का एरिया था, रीजन था, वो एक सोर्स था कॉन्फ्लिक्ट का। दूसरा इसका एक है रीजन, क्या है, मेनी स्लैविक नेशनलिटीज स्ट्रगल्स, नेशनलिस्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। सिंपल सी बात है भैया, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका देखा जाए ये भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हुई, उसी कॉन्फ्लिक्ट क्यों होती है, उसके लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तो सिंपल सा है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और उसके साथ साथ उसका रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि भैया उसी के लिए तो एक्सप्लेनेशन उसी के लिए तो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस वजह से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कांग्रेस सेशन वाज पूर्ण स्वराज फॉर्मलाइज्ड। पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो कब लाया गया था, तो कलकत्ता में लाया गया था, या लाहौर में, या नागपुर में, या मद्रास में। तो ये हमारा जो लाया गया था, ये लाया गया था सिंपल सा, कब लाया गया था, लाहौर में लाया गया था बाबू भैया। और कब लाया गया था, 1929 में लाया गया था। आप ये याद करके जरूर रखना, पूर्ण स्वराज के कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है ना, वो कहां पे आता है, हमारा लाहौर में आता है। और कब आता है, 1929 में आता है। जल्दी जल्दी देख लो, अब ये मत बोल देना कि एकदम डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज ज्यादा है। नेक्स्ट आता है, व्हाई वाज द साइमन कमीशन बॉयकॉटेड। सिंपल सी बात है, साइमन कमीशन बॉयकॉट क्यों किए गए थे, नहीं लोगों को पीटा गया था और कई लोग की डेथ भी हो गई थी जब वो लोग विरोध कर रहे थे। तो सिंपल सा है, इट हैड नो इंडियन मेंबर्स, इट वाज टू एक्सपेंसिव, इट सपोर्टेड टैक्सेस नॉन। देखो सिंपल सी बात है, मैं तुमको बता रहा, जो हमारा साइमन कमीशन लाया गया था, क्यों लाया गया था, साइमन कमीशन लाया गया था इंडिया पे, और इंडिया पे वो लोग देख रहे थे कि इंडिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा। एक तरीके से इंडिया की, जैसे मैं तुमको एक कंडीशन बताता हूं, सपोज अभी कुछ दिन पहले नेपाल में हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। अब वहां पे प्रोटेस्ट को रोक करके वहां की गवर्नमेंट ये कहती कि ठीक है, हम एक अपना रूल बना रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक कमेटी तो बना दी, एक रूल बना दिया, लेकिन उसमें से लोगों को कुछ फायदा ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो जो रूल बनाए, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उसमें सारे के सारे गवर्नमेंट के लोग थे। इसी वजह से फिर से लोग विरोध करने लगे। तो साइमन कमीशन भी है, इंडिया में आया था, और इंडिया में जब आया तो उसमें इंडिया का कोई मेंबर नहीं लिए, वो लोग सब अपने अपने भैया अपने चाचा ताऊ को शामिल कर लिए ब्रिटिश से। अब ब्रिटिश वालों की नजर में इंडिया वालों को तो वो ऐसे इज्जत नहीं देते थे, इस वजह से लोग और गुस्सा हो गए कि ये तो हमारी बातें ही नहीं सुनेंगे। इस वजह से लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो इसका रीजन क्या था, इट हैड नो इंडियन मेंबर। और ये आया कब था, सिंपल से कब आया था, ये हमारा आया था 1928 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट आता है, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विथ विच इवेंट। किस इवेंट से हमारा सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था। तो सिंपल सा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था ये बता देना। नेक्स्ट आता है डांडी मार्च, नेक्स्ट आता है क्विट इंडिया, साथ में आता है खिलाफत मूवमेंट। तो हमारी जो डांडी मार्च हुई थी, वहीं से हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था। और डांडी यात्रा कब निकाली गई थी, तो ये निकाली गई थी 1930 में, 4 मार्च के आसपास। बस 1930 आप लोग याद रखो, ठीक है, 1930 में। नेक्स्ट आता है, हु पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता इन 905। कौन किया था, बंकिम चंद्रा। तो सिंपल सा, बंकिम चंद्रा चटर्जी, ये याद कर लेना कि वंदे भारत किसने लिखा है और राष्ट्रगान किसने लिखा है, नेशनल एंथम किसने लिखा है। तो सिंपल सा किसने लिखा था, बंकिम चंद्रा। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारे, ये रविंद्रनाथ टैगोर, वही कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो इसको कौन किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, पेंट किया था। कब किया था, 1905 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। कौन किया था, मार्को पोलो, जेम्स वाट। जेम्स वाट ने इंजन किया था। मार्को पोलो एक ट्रेवलर था, उससे इन चीजों से मतलब ही नहीं था। नेक्स्ट आता है
गुटनबर्ग तो भाई यही है, आइजैक न्यूटन से कोई मतलब ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए तो उस टाइम पे जब वो हो गया था, ठीक है। तो इन्होंने किया था, किसने किया था? जॉनसन गुटनबर्ग ने किया था। व्हाट वाज द रिंड पृष्ठ? रिंडर पृष्ठ क्या था? तो सिंपल सा था, एक लेबर सिस्टम था, या फिर अ फास्ट स्प्रेडिंग कैटल प्लेग था, या फिर एक टैक्स सिस्टम था, या क्रॉप डिसीज थी। तो जो हमारा रिंडर पृष्ठ था दैट इज अ फास्ट स्प्रेडिंग कैटल प्लेग था, बीमारी थी एक टाइप की, ठीक है। इट वाज फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज ऑफ कैटल, जो किससे फैल रही थी? कैटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार आराम से देखना, मैं जो इंपॉर्टेंट है सब करा दे रहा, साथ में आपको बता भी दे रहा। नेक्स्ट आता है, व्हाट वाज द पूना पैक्ट 1932? पूना पैक्ट सिंपल सी बात है भैया, साल्ट टैक्स एक्स तो कुछ था नहीं, एक पैक्ट है तो ट्रीटी थी, ठीक है। साल्ट टैक्स, डिप्रेस्ड क्लासिक रिजर्वेशन एंड नेक्स्ट आता है पार्टीशन और आता है एजुकेशन। तो ये एक तरीके का डिप्रेस्ड क्लासेस का रिजर्वेशन था, इसमें दिया गया था लोगों को रिजर्वेशन, और ये किसके किसके बीच में हुआ था ये भी तुम लोग मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट आता है, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी, कंजर्वेटिव रीजन्स यूज्ड इट टू प्रोमोट स्टेट पावर। तो इसमें का रीजन देखो, सिंपल से पहले देखो, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी। जो 1848 में था वो नेशनलिज्म यूरोप से क्या हुआ? मूव्ड हो गया। दूसरा क्या, इसका रीजन क्या है? कंजर्वेटिव रीजन्स यूज्ड इट टू प्रोमोट स्टेट पावर। सिंपल से अगर देखेंगे तो ये बहुत सही रीजन है। क्यों? वहां से डेमोक्रेसी को हटा के वहां पे क्या कर दिया गया? एक इंसान की पावर को प्रमोट कर दिया गया, स्टेट पावर, मतलब एक तरीके के स्टेट की पावर को प्रमोट करा जाने लगा। तो अगर देखेंगे तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है। तो इसका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो सिंपल सा पहला इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट आता है, हु लेड द पीजेंट मूवमेंट इन अवध? जो हमारा अवध में था, कौन किया था? तो सिंपल सा पहला आंसर इसका हो जाता है बाबा रामचंद्र ने किया था। किसने किया था? और बेगार वगार के खिलाफ था, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिल्क रूट्स आर गुड एग्जाम्पल आप किसके हैं? सिंपल सा, प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स, या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी? नहीं। माइग्रेशन? नहीं भैया, क्योंकि सिल्क गुड है। तो सिंपल सा, प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स के हमारे परफेक्ट एग्जाम्पल सिल्क रूट है। नेक्स्ट आता है, व्हाट डिड द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 में जो आया था, इंपावर द ब्रिटिश टू डू, क्या करने के लिए किया था? तो सिंपल सा है, डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल। इसमें से लोग क्या करने लगे? लोगों को अरेस्ट करने लगे विदाउट ट्रायल के, ना बोलो सीधा जो मन करे कर लो। तो इसमें एक तरीके, और इसी के बाद ही मेन देखोगे तो असहयोग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसे बोलते हो, ये सारी चीजें से एक बात हुई। क्यों? इतना क्रूरलिटी आ गई, इतना डिक्टेटरशिप दिखाने लगे। जैसे 1919 में रॉलेट एक्ट लाए और इसमें इन्होंने दिखा दिया कि हम विदाउट ट्रायल के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो लोगों में बात का गुस्सा भर गया था और इसी वजह से होने लगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन जूट मिल वाज सेट अप इन, कहां पे हुई थी? तो सिंपल सा है, बंगाल। बंगाल में क्यों होती है? अगर देखेंगे तो बंगाल कहां पड़ता है? कर्नाटक साइड में पड़ता है। एक हमारा बेंगलुरु होता है, एक बंगाल होता है, ठीक है। अब बेंगलुरु देखोगे तो कर्नाटक पड़ता है, बंगाल देखोगे तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ पे पड़ता है? अगर हम उधर से, उधर क्योंकि उधर से ही लोग आते थे, तो एक ये भी रीजन था कि उधर ही सबसे पहली जूट की मिल लगाई गई थी, ठीक है। इजिली अवेलेबल इन बंगाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो रीजन एक ये था इसका मेन, कि यहाँ पे जो जूट था, वो जूट का रॉ मटेरियल आसानी से वहां पे मिल जाता था, तो उससे वो लोग अपना फिर जूट को आसानी से, जहां पे रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पे हमको इंडस्ट्री लगाई जाती है, आप खुद ही देख सकते हो। तो इसी वजह से उधर बंगाल में पहली जूट मिल लगाई गई। क्यों? क्योंकि जूट सबसे ज्यादा होता है बंगाल में, और उनको कपड़ा बनाना है, उससे सारी चीजें इजिली बना के एक्सपोर्ट करनी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज जलियांवाला बाग गैदरिंग फॉर? किस लिए किया गया था? तो सिंपल सा, टू प्रोटेस्ट रोलेट एक्ट एंड टू सेलिब्रेट बैसाखी। देखो, एक बैसाखी का त्योहार होता है, उसके लिए जो जलियांवाला बाग एक प्लेस है अमृतसर में, वहां सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और उनका 2 रीजन था देखा जाए तो। उसी दिन था बैसाखी का त्योहार जिसको सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा रीजन ये था बाबू भैया कि वहां पे रोलेट एक्ट आया था जो ना 1999 में, उसका विरोध करना था। तो जो अभी, और उसका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसमें वो लोग किसी को भी अरेस्ट कर रहे थे, एकदम डिक्टेटरशिप थी। तो उस चीज का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, साथ में उसी दिन था बैसाखी का त्योहार। तो 2 रीजन है, प्रोटेस्ट रोलेट एक्ट अगेन करने के लिए,
नेक्स्ट आता है टू सेलिब्रेट बैसाखी, तो इसका सिंपल सा है, दूसरा रीजन इसका सी हो जाता है, बोथ एंड भी। हु रोट वंदे मातरम, अरे मेरे भाई इसका तो सिंपल सा है, रविन्द्रनाथ टैगोर वंदे मातरम लिखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी नेशनल एंथम लिखे हैं, ये याद करके रखना। डेट कब याद रख लिखे हैं ये बता देना तुम लोग। विच, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा जियोग्राफी, ठीक है, इतना आप लोग हिस्ट्री में कर लेना, इसी से फंस जाएगा। लेकिन हाँ एंड इसके बाद में एक वीडियो मैपिंग की इंपॉर्टेंट जो प्लेस है हिस्ट्री के और जियोग्राफी के, उसको वीडियो एक डालूंगा 10 मिनट का, वो देख लीजिएगा, तो आपका 5 से 7 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं जियोग्राफी के, तो सिंपल सा, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन जो कपड़ा बनता है ना, तो सिंपल सा इसके लिए ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, ब्लैक सॉयल होती है, आल्सो नोन ऐसा, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंगुर सॉयल। अब रेड सॉयल और फिर उसके बाद लेटराइट सॉयल अलग अलग सबके लिए यूज होता है, तो एक बार आप देख सकते हो, लेकिन कॉटन के लिए सबसे यूजफुल कौन सी होती है, ब्लैक सॉयल। नेक्स्ट आ जाता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यार ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन, जैसे रिन्यूएबल कौन सा, कोल तो है नहीं, पेट्रोलियम है नहीं, विंड एनर्जी यही है, क्योंकि इसको कभी खत्म नहीं कर सकते, हवा चलती रहेगी बनती रहेगी। नेक्स्ट आता है इन विच स्टेट द सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड, सरिस्का टाइगर कहां पे है, एमपी में ना, तो सिंपल से कहां पे है, राजस्थान में है बाबू भैया। ये कौन सा सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड कहां पे है, तो ये हमारा राजस्थान पे है, ठीक है। अब याद करने का अगर तरीका देखो तो कुछ ट्रिक लगा लेना कि सिंपल सा है, यस आर एक आसपास रहते हैं, तो जो उसी के पास में है वही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। देखो अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो हमारी जूट मिल पहली कहां लगी थी, बंगाल में लगी थी, और क्यों जूट मिल वहां पे लगाई गई थी, रीजन था वहां पे हमको इजीली जूट मिल जाता है, क्यों, क्योंकि उधर सबसे ज्यादा जूट होता है। तो अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है जो जूट को प्रोड्यूस करता है, तो वेस्ट बंगाल हो जाता है। नेक्स्ट आता है एलोवियल सॉयल इज, अब इसमें असर्शन रीजन का, एलोवियल सॉयल इज वेरी फर्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज डिपॉजिटेड बाय द हिमालयन रिवर्स, और ये किससे द्वारा आती है, जो हिमालय की रिवर आती हैं वो बहा के लाती हैं, और जब बाढ़ आती है तो लोगों के खेतों में आ जाती, फिर बाढ़ पानी सूख जाता है, तो मिट्टी हमारे लिए यूजफुल होती है। तो अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है भैया, ये बहुत फर्टाइल एक्चुअल में होती है। एंड साथ में लाता कौन है, इसको हमारी हिमालय की नदियां हैं वही लाती हैं काट के उधर से। तो अगर देखेंगे तो पहला भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो बोथ ए एंड आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। अब इसमें से अगर देखो तो एक क्वेश्चन और तैयार होता है, अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है एलोवियल सॉइल इज नॉट फर्टाइल, तो वहां पे आप इसको गलत कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि जो एलोवियल सॉइल है बहुत फर्टाइल होती है और हिमालयन रिवर इसको लाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज झूमिंग। देखो झूमिंग एक टाइप की कृषि है, ठीक है, एग्रीकल्चर। देखो क्या है, डायरेक्ट फार्मिंग है या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव फार्मिंग है। नेक्स्ट आता है मिक्स फार्मिंग। देखो मिक्स फार्मिंग तो भैया बहुत अलग है, जिसमें हम सारी खेतियों को एक साथ करते हैं, चना बो दिया, गेहूं बो दिया, धान बो दिया, ऐसे ऐसा, तो ये नहीं है, ठीक है। ट्रैक फार्मिंग भी नहीं है, ट्रैक टेरेस दूसरा होता है, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग भी नहीं। हमारा होता क्या है झूमिंग में, मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूं, ऐसे याद रखना। झूम झूम के तुम लोग झूम झूम के दूसरी जगह गए, वहां तुमने एक प्लेस पाया, बगीचा पाया, उस बगीचे में लकड़ियां तो उनको पकड़ के उसमें आग लगा दिया। अब वहां पे तुमने खेती करनी शुरू कर दी, तो क्या कर दिया हमने, स्लैश को बर्न किया और फिर खेती की, स्लैश बर्न एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आता है, तो सिंपल सा अगर झूमिंग कृषि एग्रीकल्चर कोई पूछे तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आता है विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। देखो अगर देखेंगे तो 4 रहता है, एंथ्रेसाइट सबसे ऊपर वाला माना जाता है, ठीक है। देखोगे तो हमारे कोल के बेसिक 4 टाइप होते हैं। पहला अगर देखोगे तो एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट एंड चौथा पीट। पीट सबसे घटिया होता है, तो हमको हाईएस्ट क्वालिटी वाला चाहिए। सबसे हाई इसमें कितना रहता है, अगर पीट में देखोगे, अगर पीट में देखोगे, अगर पीट में देखोगे ना तुम लोग, अगर पीट देखोगे तो पीट में बेसिकली जो हमारा कोल है वो मैक्सिमम 18% के आसपास रहता है, नियर बाय, ठीक है, नियर बाय। अगर इसी के बाद आप देखोगे एंथ्रेसाइट में, ठीक है, अगर एंथ्रेसाइट में देखोगे तो इसमें आपका 80 to 90% के आसपास हमारा ऑलमोस्ट कोल रहता है। तो सबसे प्योर हमारा एंथ्रेसाइट रहता है, पहले नंबर में हमारा एंथ्रेसाइट होता है, तो इसका आंसर ये एंथ्रेसाइट है। अब इसी के बाद अगर बिटुमिनस आता है, फिर इसके बाद लिग्नाइट आता है, फिर इसके बाद पीट आता है, सबसे फोर्थ क्वालिटी पीट आता है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन
विच ईयर। अगर तुम लोग देखोगे ना तो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे टाइगर लाए गए थे, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ही लाए गए थे। तो इसका सिंपल सा है 1973 में स्टार्ट किया गया था। और क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि हमारी कंट्री पे टाइगर कम हो रहे थे और टाइगर को सेव करने के लिए ये लाया गया था। 1973 याद करके रखना। नेक्स्ट आता है विच पोर्ट इज प्रीमियर आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया? कोची, मुंबई, कैंडला। तो सिंपल सा है मोरमगाओ, मोरमैगो, ठीक है, एक्सपोर्ट आयरन ओर। नेक्स्ट आता है विच इज रबी क्रॉप? देखो राइस, मेज, व्हीट, कॉटन। तो जो हमारी रबी, देखो 3 टाइप की होती हैं, ठीक है, रबी हो गया, खरीफ हो गया, और एक सीजनल में हम लोग ले लेते हैं। तो जो हमारी रबी आती है वो वीट आती है, जैसे गेहूं बोलते हो। और ये कब लगाई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर के आसपास ये लगती है वीट, ठीक है, क्या ही मैं लिख रहा, अक्टूबर नवंबर के आसपास लगती है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। नेक्स्ट आता है विच इज कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन राजस्थान? डिग्रेडेशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? यार इतना ज्यादा वहां पे माइनिंग तो ना मानो, उतना ओवर ग्रेजिंग हो रही है इस वजह से, ठीक है, वहां पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अपने यहाँ पे फॉरेस्ट है, इतने याद करके रखना। नेक्स्ट आता है मोनाजाइट सैंड इन केरला आर रिच इन? ये एक तरीके का सैंड है, बालू है, इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो थोरियम मिलता है। नेक्स्ट आता है विच फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? तो सिंपल सा है, कॉटन नहीं होता, सिल्क भी नहीं होता, सबसे प्योर हमारे लिए जूट होता है। तो जूट सबसे एक गोल्डन फाइबर हम लोग बोलते हैं, किसको? जूट को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्सन रीजन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। इसका रीजन क्या है? एग्रो इंडस्ट्रीज बूस्ट एग्रीकल्चर। अगर देखेंगे तो दोनों सही हैं, हैंड इन हैंड है, एंड साथ में जो इंडस्ट्रियां हैं उससे हमारी एग्रीकल्चर भी बढ़ती है। रीजन क्या है? जो हमारा उसका रॉ मटेरियल है वो किससे आता है? एग्रीकल्चर से ही आएगा। तो एग्रीकल्चर ज्यादा करेंगे, क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल की नीड पड़ रही, तो दोनों सही हो जाता है। नेक्स्ट आता है भाखरा नागल डैम इज ऑन विच रियर? अरे सिंपल सा है मेरे लाडलों, सतलज पे है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट, एंड साथ में ये जो हमारा भाखरा नागल डैम है ये बना कहाँ, किस स्टेट में है? कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट क्या करते हैं? तो सिंपल सा है, ये एक जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना, ये कनेक्ट करते हैं दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता। बेसिकली 4 अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 4 चीजों को कनेक्ट करेगा, 4 सिटी को, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, कोलकाता को कवर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? सिंपल सा है, उड़ीसा सबसे ज्यादा होता है। एंड उसके बाद व्हाट इज सेरिकल्चर? सिंपल सा, जल्दी जल्दी अब लोग थोड़ा चलते हैं, ठीक है। रियरिंग ऑफ फिश नहीं है भैया, ग्रूमिंग ऑफ फ्लावर्स नहीं है, सिंपल सा सिल्क वार्म्स को ग्रो करना सेरिकल्चर में आता है। नेक्स्ट आता है कैंडला पोर्ट इज लोकेटेड? कैंडला, अरे नाम से ही कंफर्म हो रहा होगा, कैंडला गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब हमारा आ जाता है सिविक्स का, ठीक है। इतना तुम लोग देख लेना, 20 से 25 क्वेश्चन में आराम से ज्योग्राफी हो जाता है, इतना हुआ नहीं, 5 से 6 नंबर कंफर्म, और उसी से कुछ कॉन्सेप्ट ऐड करके वेरी शॉर्ट भी तैयार कर सकते हो। हालांकि वेरी शॉर्ट का मैं वीडियो कल डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका? एंड देखो श्रीलंका में बेसिक है तो तमिल और सिन्हाला, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा नाइंसाफी की गई थी, सिन्हाला वालों ने अपने अकॉर्डिंग कर लिया था। तो सिन्हाला लैंग्वेज को आंख बंद करके मार देना, जिसने मेरा वन शॉट देखा है उसको ये चैप्टर में कुछ भी डाउट नहीं होने वाला, सब कंफर्म रहेगा। तो सिन्हाला को कर दिया गया था, तमिल को कोई राइट नहीं दिया गया था, इस वजह से वहां पे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। तो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका में करा गया था। व्हाट इज पावर शेयरिंग इसेंशियल फॉर? सिंपल सी बात है यार, क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो, लड़ाई कम हो। तो पहला देखो रीजन, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीजिंग डिक्टेटरशिप। अरे नहीं, लड़ाई थोड़ी ना होगी, स्प्लिटिंग कंट्रीज नॉन। तो सिंपल सा पहला रीजन है रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? पावर शेयर रहेगी तो सब लोग अपना अपना खुश रहेंगे। भाई तेरी पावर है, तू अपना जगह पर रहे, मेरी पावर है, मैं अपनी जगह रहता हूं, आप अपने घर पे ही हो। अगर एक लोग को, इंसान को पावर दे दी गई तो लड़ाई होगी, दूसरा वाला कहेगा मेरे को कोई पावर ही नहीं है, इसी को सारी पावर है, तो कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन हो सकती है। इसी वजह से पावर शेयरिंग पढ़ाया भी था, अच्छे से मैंने इसका वन शॉट अपलोड किया, देख सकते हो। तो कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज एमंग। देखो हॉरिजॉन्टल जो, अरे सिंपल सा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पढ़े हो तो वो होता है। तो सेंटर, नहीं भैया, सेंटर स्टेट वर्टिकल में आता है ऐसे,
तो हमारा लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दूसरा हो जाता है इसका, सॉरी। नेक्स्ट आता है विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैंडल्स रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, कौन सी करती है? तो सिंपल सा है, यूनियन गवर्नमेंट करती है। असर्शन रीजन सेंट्रल लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। यार कितना अच्छा बात है, डेमोक्रेसी स्पिरिट ही तो है, एंड साथ में जो हमारा जो हम स्पाइरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिड्यूस करती कॉन्फ्लिक्ट को। हाँ करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, सब लोग अपने अकॉर्डिंग करो, तो पहला इसका सही हो जाता है। भैया सही है, रीजन एक्सप्लेन भी सही कर रहा। हाउ मेनी लैंग्वेज आर शेड्यूल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन? सिंपल सा है, 22 है। पहले जब हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 14 थी, अभी प्रेजेंट टाइम में 22 है। नेक्स्ट आता है अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सिस्टम जो चेक और बैलेंस को करता है क्या है? वर्टिकल शेयरिंग ना, चेक बैलेंस। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग, वही हॉरिजॉन्टल में क्या आता है? देखो यहाँ पे जुडिशरी रख देते हैं, जुडिशरी, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, फिर यहाँ पे लेजिस्लेचर। तो इसको हम लोग चेक बैलेंस, ये इस पे चेक करता रहता है, ये इस पे चेक करता रहता है, ऐसे ऐसे करके ये लोग एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? अरे भैया कितने टाइम का था? 2 टाइप का हमारा फेडरेशन होता है। पहला होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सब अपने से आके एक जगह पे अपने को पावर सौंप देंगे। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर यूएसए में है, यूएसए में सारे स्टेट हैं जो 24 से 25 स्टेट, वो साथ मिलकर के एक कंप्लीट एक हमारा अपना वो बनाते हैं, फेडरेशन बनाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है? होल्ड करके रखा। भारत कह तो रहा है तुम्हारा स्टेट हो, तुम काम करो, लेकिन औकात में नहीं, क्योंकि भारत में अगर कमिंग टुगेदर दे दिया जाए ना, तो भारत में अलग अलग लोग हैं, सत्ता के चक्कर में सब लोग अपनी गवर्नमेंट ही बना ले, क्योंकि हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम हैं। अब अमेरिका में कमिंग टुगेदर है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, तो सब चाहते हैं कि हम सब मिल के रहेंगे, फेडरेशन बना के एक यूनियन बनेगा, तब ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये कमिंग टुगेदर यूएसए में है, वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं। और इंडिया में अगर देखोगे तो यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर है, ठीक है। व्हाट इज कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट? कॉलोनाइजेशन मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ वन पार्टी, गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म बाई 2 और मोर पार्टी। तो सिंपल सा है, कॉलोनाइजेशन मतलब होता है कॉलोनीज चीजों को मिला करके लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाबू भैया, हु इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है मेयर, मेयर या इसको हम लोग बोलते हैं मेयर। मेयर जो देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती कहाँ? सिटियों में होती है। सिटी में कोई विधायक नहीं चीफ रहता है, ना ही प्रधान रहता है। लोकल गवर्नमेंट होने वहां पे म्युनिसिपल पार्टीज को लाया गया था 1973 में। क्यों? क्योंकि वहां पे एक उनके पास अपनी पर्सनल राइट होते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग उस सिटी को डेवलप करते हैं। तो जो हमारा म्युनिसिपल कम्युनिटीज है या कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको कौन हेड होता है? मेयर होता है। द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट वाज पास्ड इन, कब बनाया गया था? तो सिंपल सा 2004 में ना, 2005 बनाया गया था। विच पार्टी हैज द लोटस सिंबल? यार कौन सा है? बीजेपी, इतना तो याद होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कितनी हमारी नेशनल पार्टी है? कमेंट करके थोड़ा बताना। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट फॉर वुमेन इन। सिंपल सा है, किस में है यार? लोकसभा में 1/3 नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। पंचायत जो हमारा पंचायती राज लाया गया था, जो पंचायती राज हमारा 1974 के आसपास लाया गया था ना, उसमें लेडीजों के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई थी। इसीलिए तुम गांव साइड देखोगे तो जो इलेक्शन होते हैं उसमें लेडीज सीट ही आती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जिससे लेडीजों का जो हमारा ये कह सकते हो कि उनका अधिकार को बढ़ावा मिल सके, उनके राइट को बढ़ावा मिले, एक उनको इंकरेज किया जा सके। तो 1/3 सीट किसमें रिजर्व है? पंचायती राज में, ठीक है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट बोलते हो। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी इज अ लेजिटमेट गवर्नमेंट, इट इज पीपल ओन गवर्नमेंट। यार सिंपल सी बात है, लेजिटमेट भी है और गवर्नमेंट इसमें का मालिक कौन होता है? जनता ही होती है। ओन गवर्नमेंट, पीपल ही होता है राजा। लेकिन ये सिर्फ बोलने की बात है। चलो मैं बात बताता हूँ, इसमें देखोगे तो दोनों सही भैया, सीधी सी बात है। बुक की लैंग्वेज में आओगे तो हाँ, डेमोक्रेसी इज अ लेजिटमेट गवर्नमेंट और ये पीपल के द्वारा ओन होती है, क्योंकि पीपल का ही मालिक रहता है, ये बुक बोलते हैं। लेकिन रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। जो विधायक, जो सांसद, वही मालिक है अपने इलाके को, कुछ भी कर डाले सब उसी के अंदर में। तो सिंपल सा है, डिटेल है, दोनों सही है। नेक्स्ट आता है हु हैंडल कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट। देखो 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो सिंपल सा है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, उसमें दोनों लोग वो करते हैं,
कंकरेंट लिस्ट में स्टेट भी बना सकता है अपने अकॉर्डिंग रूल को, एंड सेंटर भी बना सकता है। लेकिन कभी कभी अगर सेंटर का ज्यादा प्रॉफिट है तो सेंटर बनाएगा, ये आगे की पढ़ने की बात है। लेकिन तुम्हारा लेवल सिर्फ बोथ सेंटर एंड स्टेट अभी इतना पढ़ो, ठीक है, दोनों लोग बना सकते हैं। लेकिन स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उसमें स्टेट बनाती है, जैसे पुलिस है, ये सारी चीजों पे, और इरिगेशन है, ऐसा करके। बट जो नेशनल लेवल के हैं, जैसे आर्मी हो गई, रेलवे हो गया, इन सारी चीजों पे फिर हमारा यूनियन बनाता है। नेक्स्ट आता है इंडिया हैज विच पार्टी सिस्टम। कौन सा पार्टी सिस्टम है? वन पार्टी सिस्टम ना, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी, यार सिंपल सा है यार, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारी पार्टियां हैं। नेक्स्ट आता है विच इज अ नेशनल पार्टी। सिंपल सा देखो, डीएमके, टीएमसी ना, शिवा, सिंपल सा, बीजेपी। कितनी नेशनल पार्टियां, कमेंट करके बता देना, उनका नाम याद कर लो, आगे चल के काम आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुम लोग का बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी मीन्स। क्यों ट्रांसपेरेंसी इसलिए होती है, काहे होती है बताओ? डिसीजन आर हिडन, अरे ना, डिसीजन हिडन रहता है, इस वजह से ट्रांसपेरेंसी है, कभी नहीं। नेक्स्ट आता है सिटीजन कैन एग्जामिन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और थर्ड आता है करप्शन। अरे करप्शन और ऑप्शन तो बुक में रहता है, लेकिन रियल बुक में तो दिखावे का रहता है, रियल लाइफ में रहता है। तो सिंपल सा है, सिटीजन जो है एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को हमारे यहाँ पे पता ही नहीं है। एग्जामिन करने का एक तरीका जैसे होता है, आरटीआई लाया गया था 2005 में, हम कुछ किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से एक चैनल खोल रहा हूं, उसमें सब बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट किंग्स। यार अगर डेमोक्रेसी है तो किंग की क्या नीड है? तो किंग तो कट जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी तो हाँ कह सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर किसी कंट्री पे डिक्टेटरशिप नहीं है, इट मीन्स क्या है, वहां पे डेमोक्रेसी है। तो वहां पे डेमोक्रेसी है, इट मीन्स वहाँ पे बहुत सारी पार्टियां होंगी जो चुनाव लड़ेंगी, कुछ पार्टियां अपोजिशन में रहेंगी और गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगी। तो अगर एक कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी होंगी, और अगर वो नहीं है तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही डेमोक्रेसी। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं, और यहाँ पे नीड फॉर इलेक्शन रहता है, ये बी हो जाता है, गलत है ऑप्शन। इन्होंने जो भी है पीपीटी बनाने वाले भाई ने गलत बताया। नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ सेकुलर स्टेट। देखो सेकुलरिज्म आप लोग अक्सर सुने होंगे, तो सेकुलरिज्म मींस होता है जो किसी भी धर्म का पक्ष ना ले, बायस्ड ना हो किसी भी धर्म का, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। तो सिंपल सा है कि जो फेवर वन रिलीजन, गलत हो जाता है जो किसी भी धर्म से मतलब ना रखे, सब धर्म उसके लिए इक्वल है। नो ऑफिशियल लैंग्वेज अपोज ऑल रिलीजन, नहीं, नो ऑफिशियल रिलीजन्स, यही होगा इसमें, ठीक है ना। वो किसी का विरोध करेगा ना किसी का पक्ष लेगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ सेक्टर आ जाता है इकोनॉमिक्स। जल्दी जल्दी करा दे रहा, आप लोग इसको 3 से 4 बार देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अभी इसका मैं 2 वीडियो और डालूंगा, वो देख लेना, आपका इजिली 80 to 90% आराम से आ जाएगा। एसएसटी में लिख के रख लो। आपको मैं भी मैपिंग का एक वीडियो डालूंगा, उसको भी देख लेना, आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई कंट्रीज। ठीक है, पहला आता है लिटरेसी, दूसरा आता है हेल्थ, तीसरा आता है पर कैपिटा इनकम। देखो टेक्नोलॉजी, यार मेरे भाई पढ़ इकोनॉमिक्स रही है तो सिर्फ पैसा की बात होगी, तो पर कैपिटा इनकम इसका मेन हो जाता है। मेन जो हमारा मेन क्राइटेरिया होता है वो हो जाता है पर कैपिटा इनकम, एक इंसान कितनी कमाती है पैसी। नेक्स्ट आता है HDI इज पब्लिश्ड बाय, देखो HDI वर्ल्ड बैंक नहीं पब्लिश करता, HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 4 क्राइटेरिया लिया जाता है, बाद में पढ़ेंगे, बट इसको हमारा करता है UNDP, ठीक है, UN एजेंसी फॉर डेवलपमेंट, जो हमारा यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये HDI इंडेक्स निकालती है हर कंट्री के लिए, और वहां उसमें दिखाती है कि उस कंट्री में इंसानों के डिफरेंट फीचर क्या क्या हैं। जैसे वहां पे पुअर्टी कितनी है, ठीक है, वहां पे पुअर्टी गरीबी कितनी है, पुअर्टी कितनी है, और साथ में उनका हेल्थ कैसा है, ऐसे करके सारे सेक्टर से ऐड करके HDI बनाया जाता है डिफरेंट कंट्रियों में इन परसेंटेज के बेस पे। और कौन बनाता है HDI को अगर कोई पूछ ले तो UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाता है, जो कि हमारा UN का एक पार्ट है, कह सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं द टेरिटरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर ना, अरे यार क्या पढ़वा रहे हो। द टर्शियरी सेक्टर क्या है? द टर्शियरी, थर्ड वाला सेक्टर। देखो पहला सेक्टर, सेकंड, 3 सेक्टर होते हैं, पहले में हम लोग नॉर्मल चीज ले लेते हैं, दूसरे में हम लोग
अरे इंडस्ट्री ले लेते हैं। एंड थर्ड में हम लोग जैसे जो फाइनेंस से रिलेटेड हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको लेते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा फर्स्ट में आता है, दूसरा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सेकंड में आ जाता है, थर्ड आता है हमारा सर्विस सेक्टर, तो टर्शियरी सेक्टर हमारा थर्ड में आता है। सर्विस यार, जो बैंक वाली सर्विस है, जो आपकी फाइनेंस वाली सर्विस है, या जो भी आपको लोन, जो भी सर्विस है जो आपको सेवा दी जा रही है, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी हेल्थ फार्मिंग से रिलेटेड कुछ भी दी जाए, तो वो थर्ड में आता है, टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। देखो अगर देखोगे तो हमारे जो सेक्टर है ना बाबू भैया, सेक्टर 3 उसमें क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। फर्स्ट सेक्टर, सेकेंड सेक्टर एंड थर्ड हमारा आता है, 3 ही सेक्टर है थर्ड सेक्टर। पहले में हमारी एग्रीकल्चर आती है, खेती बाड़ी करना, और इसमें इंडिया के 80% लोग, ये तो चलो डाटा जो बोलता है यार वो तो 60% बोलता है, ठीक है, लेकिन 80% मान के चलो लगे पड़े हैं, मतलब इतने परसेंट लोग इसमें इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। सेकंड में जो हमारी इंडस्ट्री आती हैं, किसी भी चीज की इंडस्ट्रीज आती हैं। थर्ड में जो हमारी सर्विसेज आती हैं, ठीक है, सर्विसेज, जैसे कुछ भी इसमें हो सकता है, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो टर्शियरी सेक्टर में हमारा सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। कहीं क्वेश्चन ये आता है कि सेकंड सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा आता है, तो आप बोल सकते हो इंडस्ट्री आती है, फर्स्ट में एग्रीकल्चर आती है। विच सेक्टर हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडिया जीडीपी। लेकिन देखो इंडिया की जीडीपी हमारा, मैंने क्या पढ़ाया यहाँ पे तुमको, यहाँ पे ये पढ़ाया कि 80% लोग तो हमारे फर्स्ट सेक्टर से, मतलब 60% लोग, 80% लोग फर्स्ट सेक्टर में इन्वॉल्व है, काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला है, ठीक है। लेकिन जो हमारी यहाँ की जीडीपी है, जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो हमारा टर्शियरी सेक्टर का है, ठीक है। जो हमारे यहाँ की जीडीपी को अच्छा मेंटेन करती है वो हमारे यहाँ का सर्विस सेक्टर मेंटेन करके रखा है, तो ये क्वेश्चन इसका टर्शियरी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इज हिडन। नेक्स्ट आता है, पीपल अपीयर टू बी वर्किंग बट वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। हाँ भैया, क्या कह सकते हैं, सिंपल सा, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में हिडन है बोल सकते हैं, और पीपल काम में लगे हैं लेकिन वो अपनी पोटेंशियल से कम। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक दुकान ले लो तुम लोग, क्या ले लो, एक दुकान ले लो। सपोज दैट एक शॉप ली तुमने, एक शॉप ली और एक शॉप ली, उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, छोटी सी शॉप है, और वो एक पापा है, उसके 4 बेटे हैं। अब 4 बेटे हैं तो चारों लोग उस दुकान में लगे पड़े हैं, छोटी सी दुकान में, ठीक है, 4 लोग उस दुकान में लगे पड़े हैं। अगर चाहें तो इसमें सिर्फ एक लोग भी ये दुकान को देख सकते हैं, क्या, कितने लोग, सिर्फ एक लोग देख सकते हैं, 3 लोग तो फालतू में लगे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिडन एम्प्लॉयमेंट। जरूरत एक ही है, काम 4 लोग कर रहे हैं, तो इसे हिडन एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो पोटेंशियल से कम भी तो काम कर रहे हैं ना, तो एक रीजन ये हो जाता है कि हाँ ये सही है, तो बोथ एंड आर का ट्रू है। और आज जो हमारा उनके पोटेंशियल से काम लिया जाता है, तो उनके बीच में एक सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट आता है जो मनरेगा लाया गया था 2005 में, ठीक है, गारंटेड हाउ मेनी, अरे सिंपल सा यार 100 डे। अभी इसी को चेंज करके राम जी योजना कर दिया गया है, जी राम जी योजना, तो उसमें अभी 120 दिन का काम दिया गया है, ठीक है। अभी अगर मनरेगा देखोगे, जो मनरेगा, या इसी को हम लोग नरेगा भी बोलते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी के नाम से लिया गया था मनरेगा। जो मनरेगा लाया गया था ये 100 डेज का काम देता है, और अभी इसी को चेंज कर दिया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया है, तो अभी इसी को हम लोग बोलते हैं जी राम जी योजना, ठीक है, जी राम जी। इसमें 120 दिन के काम देने की बात कही गई है, ठीक है। अभी तक 100 दिन का काम दिया जाता था, इसलिए दिया जाना था, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते थे खाने पीने के लिए, इस वजह से उनको 100 दिन का मिनिमम काम दे दो। गवर्नमेंट फ्री में तो पैसा देगी नहीं, फ्री में देगी तो लोगों की आदत पड़ जाएगी, इसीलिए गवर्नमेंट ने मनरेगा लाया था 2005 में कि लोगों को हम काम देंगे, उसमें से कुछ भी, जैसे मैं गांव से हूं, मेरे गांव साइड होता है खेती, उनसे कुआं खुदवाते हैं या तालाब खुदवाते हैं, कुछ ऐसा करवाते हैं 100 दिन, और 100 दिन में उनको पैसा, पहले 100 रुपए होता था, अभी वो 300 से 400 रुपए हो गया है, तो 100 दिन का काम दे दिया तो उनका पूरा साल का खर्चा निकल आता है, तो ये 100 दिन का दिया जाता है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि मनरेगा आया कब था, तो 2005 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा मेरे भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इशू करेंसी नोट है, छोड़ो इसको, आरबीआई इशू करता है। एक आरबीआई के बारे में तो याद कर लो। देखो करेंसी को जो इशू करता है, करेंसी इशूज बाई आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। अब आरबीआई हमारा आया कब था, तो ये 1935 1 अप्रैल को स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को ये स्टेबलाइज हुआ था। ये याद करके रख लेना, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें का आरबीआई हो जाता है, 1935 में बना था। यहीं पे लिख लो तुम लोग 1935 1 अप्रैल। नेक्स्ट आता है रिमूविंग बैरियर्स सेट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। पहला वर्ड देखो, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है जब किसी चीज को ओपन कर देना सबके लिए, कि दूसरी कंट्री भी हमारे, जैसे हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन कब आया, 1991 में। तो ग्लोबलाइजेशन का यहाँ से बैरियर से, रिमूविंग बैरियर सेट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, एंड सोशलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वर्ड होता है हमारा पूरी कंट्री, वर्ल्ड के लिए, दूसरी कंट्री के हमारे यहाँ पे लोग आए। जैसे हमारे यहाँ पे एलपीजी जो लाया गया था, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये भी बता देना, जान लो। एलपीजी, अब ये मत बोल देना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये नहीं है। एलपीजी मतलब होता है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, साथ में ग्लोबलाइजेशन। ये जो हमारा लाया गया था, ये लाया गया था बाबू भैया 1991 में, इसको बनाया गया था, अपने इंडिया में एग्जीक्यूट किया गया था, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, दूसरी कंट्रियां आ नहीं पा रही थी ट्रेड करने की वजह से, इस वजह से हमारे यहाँ पे करेंसी नहीं हो रही थी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, तो 1991 में लाया गया था। तो ग्लोबलाइजेशन वर्ड जो होता है, जब दूसरी कंट्रियों के लिए हम अपने यहाँ पे ट्रेड खोल दे तो उसे बोलेंगे ग्लोबल कर दिया, मतलब पूरे वर्ल्ड की मार्केट हम अपने यहाँ पे ला दिए, कोई भी आके हमारे यहाँ पे ट्रेड करे। लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि अपने यहाँ पे हर इंसान के लिए खोल देना, कि भाई तेरा मन कर रहा है तो दुकान खोल ले, तेरा मन कर रहा है तो ये कर ले। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे अंबानी है या अडानी है, अगर लिबरलाइजेशन नहीं होता तो ये दूसरी कंट्री में चले जाते और हमारे यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, तो इस वजह से लिबरलाइजेशन होता है। तो देखो, अगर रिमूविंग बैरियर सेट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन होगा, अगर पूरी वर्ल्ड की बात होगा तो ग्लोबलाइजेशन होगा। नेक्स्ट आता है विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉय इन इंडिया। सिंपल सी बात है भैया, प्राइमरी सेक्टर, पहले ही बता दिया कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा लोग उसी में लगे पड़े हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन है, तो आपका थर्ड सेक्टर, टर्शियरी, जिसे हम लोग गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एमएनसी स्टैंड फॉर, सिंपल सा है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, बोथ एंड बी, नॉन, अरे यार इसमें दोनों आ जाते हैं, ठीक है, ये भी होगा ये भी होगा, और इसीलिए सी होगा, लेकिन अगर कहीं ये सिर्फ रहे ये ना रहे तो एक ही सही। व्हाट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी है, हमारे यहाँ पे जब प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट दूसरी कंट्री जाती है, वहां को अपने यहाँ पे इन्वाइट करती है, भाई हमारे यहाँ पे और ट्रेड करो, हमारे यहाँ पे कंपनियां लगाओ, इन्वेस्ट करो, कंपनी लगाओ तो हमारे यहाँ को रोजगार मिलेगा, तो इसे बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्ट इन, 1991 में हुआ था, इससे सारे देखो हायर कंपटीशन हुआ, मोर चॉइसेस हुई, बेटर क्वालिटी मिली, ऑल ऑफ दिस। देखो अगर देखोगे तो हायर कंपटीशन, अगर लोगों को ये राइट मिल गया ग्लोबलाइजेशन का, तो जैसे हमारे यहाँ पे पहले एयरटेल था, फिर वोडाफोन आया, ये लोग अपना 1 GB का रिचार्ज 350 में देते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, एकदम कंपटीशन इनके बीच में बढ़ गया, हायर कंपटीशन हो गया। क्या हो गया, हायर कंपटीशन। क्यों, क्योंकि भैया तू 10 रुपए का दे रहा है रिचार्ज, हम 5 रुपए का देंगे, तो इससे लोगों को फायदा होगा। तो गवर्नमेंट जो करती है लोगों के लिए करती है, तो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होगी, हायर कंपटीशन हो जाएगा, मतलब जिसका मन करे ट्रेड करो, तुम 10 रुपए का बेच रहे हो, दूसरा 8 में बेचेगा, उसके बाद कोई 7 में, इससे लोगों को ही प्रॉफिट होगा ना भाई, कि हमको सस्ती चीजें मिल पाएंगी। नहीं, एक आदमी का राज रहेगा तो अपने हिसाब से बेचेगा। जैसे आज से कुछ दिन पहले याद करो, 2017 से पहले 1 GB रिचार्ज 350 का देते थे, लेकिन उसके बाद अंबानी आए तो भैया वो कम में देने लगे और लोग इस चीज को सीखने लगे। तो देखेंगे तो हायर कंपटीशन हो जाता है, और अच्छी चीज है, नहीं मोनोपोली आ जाएगी। और दूसरा है मोर चॉइसेस, आज हमारे पास बहुत चॉइसेस हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन ही कर सकते हैं। बेटर क्वालिटी, और आज हमको क्वालिटी भी तो मिल रही है, नहीं पहले 10 MB की चीज डाउनलोड करनी है तो पूरे दिन वेट करो। तो इसका क्या हो जाता है, सारे की सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट है और प्रॉफिट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉर्मल सोर्स ऑफ
क्रेडिट इंक्लूड, देखो पहला है इसका मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, बैंक्स एंड रिलेटिव। क्या है? फॉर्मल सोर्स आप क्रेडिट इंक्लूड, फॉर्मल सोर्स में सिंपल से हमारा बैंक होते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेटेड लो इंटरेस्ट लोन हमको प्रोवाइड करते हैं। बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन ऑन डिपॉजिट, हाँ कह सकते हो। नेक्स्ट आता है द डिफरेंस इज देयर इनकम, द डिफरेंस इज देयर इनकम, हाँ सही है। तो इसका सिंपल सा एक और दो दोनों सही हो जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एम ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसको बनाया गया था कि आसानी से सारी कंट्रियां एक दूसरे के बीच में ट्रेड कर सके। तो WTO बनाया गया था प्रमोट करने के लिए ट्रेड को, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है? टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड ना, इसके लिए तो बनाएंगे ही नहीं भैया, ठीक है। टू लेवलाइज इंटरनेशनल ट्रेड एंड टू प्रमोट वार, तो सिंपल सा है, क्या किया गया था? इसको प्रमोट करने के लिए ट्रेड को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG क्या होते हैं? किसमें कितने मेंबर होते हैं? 5 to 10, 15 to 20 या फिर 15 to 100 या फिर 100। सिंपल सा है, नॉर्मल 15 to 20। विच लोगो इज सीन ऑन गोल्ड ज्वेलरी, तो यार इस जो ज्वेलरी लेते हो ना उसमें क्या होता है? होल मार्क होता है। ICI अरे ISI तो हो गई नहीं, एजी मार्क, हॉल मार्क या फिर इको मार्क ना, उसमें होता है हमारा हॉल मार्क जो पहले बता दिया। नेक्स्ट आता है इन्फेंट मोरालिटी रेट IMR इज फॉर चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर द एज, ठीक है। इसको कितना माना गया है? इसको 1 साल से माना गया है। जो नए बच्चे हैं और उनका बर्थ होता है, फिर वो न्यूट्रिशन की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, सपोज दैट उस बच्चे के प्रॉपर बॉडी पे न्यूट्रिशन नहीं है उसकी मम्मी की वजह से, क्योंकि उसकी मम्मी को उतना वो नहीं मिल पाया था चीज़ें न्यूट्रिशन ड्यू टू पुअर्टी अपनी इंडिया पे, फिर इसी के लिए बहुत सारे स्कीम चलाई गई गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे आंगनबाड़ी है ना, उसमें बच्चों को, मम्मियों को देखा जाता है जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। तो इसमें सिंपल हमको ये पढ़ना है, इन्फेंट मोरालिटी रेट जो हमारा है वो 1 साल से कम बच्चों की जब डेथ होती है तो उसको डिक्लेराई करता है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इज पार्ट ऑफ, देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंपल सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नॉन। अरे भैया प्राइमरी तो में तो हमारा क्या आता है? खेती आती है। सेकेंडरी में क्या आता है? इंडस्ट्री आती है। टर्शियरी में सर्विस आती है, जो कि हमारा C नंबर सही है, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सी क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सिंपल सा UNDP ना, वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिश होती है। और यहीं से हमारे MCQs होते हैं खत्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे सही लगे होंगे एंड इसमें पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं, तुम्हारे इंपॉर्टेंट PYQ भी हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप इनको 2 से 3 बार देख लेना आराम से। SST में तुम्हारे आराम से अगर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट को मिलाओगे तो आपके 40 मार्क्स आसानी से बन जाएंगे सिर्फ एक वीडियो से, ठीक है। एक वीडियो से यार 40 मार्क्स आपको मिल रहा है 50 मिनट के वीडियो में, 40 मिनट के वीडियो में, और क्या चाहिए भाई। और इसका अगला वीडियो वेरी शॉर्ट का कल अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना। एंड साथ में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी, आप वो देख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।